Welcome to the Food Tech Online, and in today's food engineering class, we are going to discuss some important MCQs regarding filtration. So let's start the class. So गेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ ई बुक्स मिल जाएंगे, फूड केमिस्ट्री के, फूड माइक्रोबायोलॉजी के, फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के और फूड इंजीनियरिंग के। इन सब ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनमें आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। आप सब भी ट्राई कीजिए मेरे आंसर करने से पहले खुद एक बार सॉल्व करके आंसर देने के लिए, एंड देन आपका जो भी स्कोर है वो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क? एंड ऑप्शन में है 0 डिग्री सेल्सियस, -0.55 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस एंड -1.55 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिल्क की। हम सबको पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, बट हमारा जो मिल्क है उसमें और कुछ सॉलिड्स है जो ऑलरेडी डिजॉल्व है, तो हमारा मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से कम। इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट हमारे वाटर में जैसे कुछ डिजॉल्व सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल हो गया लैक्टोज, कुछ मिनरल्स होता है एंड प्रोटीन्स होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो इसका राइट आंसर है 0.55 डिग्री सेल्सियस। अभी फ्रीजिंग पॉइंट के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क? हमारे पास ऑप्शंस में है 100 to 101 डिग्री सेल्सियस, 105 to 110 डिग्री सेल्सियस, 115 to 117 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी है 102 to 105 डिग्री सेल्सियस। तो एज सिमिलर टू फ्रीजिंग पॉइंट, when there are some other substances mixed with our liquid, its boiling point increases. So this phenomenon is known as boiling point elevation. So let's see what is our composition of milk. It is important because the boiling point of our milk is depend on its composition, and it varies with its composition. So the major part is water, around 87%. Then there are some 12% solids, which include fat, proteins, lactose and minerals. Hence the major part of it's made up of water. The boiling point of milk is just slightly more than water. So our right answer is A, 100 to 101 degree Celsius. And also you can observe this by just conducting a simple experiment in your home. You can add some salt in the water and you can just let it boil. तो आप अगर देखेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मल 100 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होता है। So next question है, what is the average specific gravity of normal whole milk at 16 degree Celsius?
तो ऑप्शन में हमारे पास 0.903, 1.032 और 1.582 एंड 2.032। सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ नॉर्मल होल मिल्क एट 16 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए हम पहले समझते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। सो अगर सिंपल भाषा में आपको अगर मैं बोलूं, सो ये है मेजर ऑफ द डेंसिटी ऑफ मिल्क विथ कंपेयर टू वाटर। तो इसको हम कह सकते हैं रेशियो बिटवीन गिवन मिल्क in volumes with the water। ठीक है, एंड ये आपका आल्सो है मेजर ऑफ टोटल सॉलिड्स। मेजर ऑफ टोटल सॉलिड्स एंड आल्सो ये आपका यूज होता है टू डिटरमाइन इफ कोई फॉरेन बॉडी आपके मिल्क में प्रेजेंट है, या कोई और मॉलिक्यूल्स या कोई भी एडिशन या अडल्ट्रेशन आपके मिल्क में है, टू डिटरमाइन क्वालिटी। एंड आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर आप किस इंस्ट्रूमेंट से करते हो, आपको इस रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। सो मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर। तो आपको ये सब कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में याद रखनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में पूछा गया एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ नॉर्मल होल मिल्क एट 16 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद कर लेना है। अगर आपका काऊ या बफेलो का मिल्क है तो इसकी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इन बिटवीन 1.0 1.025 to 1.032। सो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। सो होमोजेनाइजेशन टेम्परेचर अप्लाइड नॉर्मली आर। सो होमोजेनाइजेशन में कौन नॉर्मली क्या टेम्परेचर अप्लाई होता है, ये हमको पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं होमोजेनाइजेशन प्रोसेस कब की जाती है। तो होमोजेनाइजेशन आप सब, मैं समझ अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक प्रिंसिपल होमोजेनाइजेशन का पता ही होगा। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिससे हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं। सो अभी हम इसको मिल्क के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। तो मिल्क में हम इसे यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन द फैट ग्लोब्यूल्स, टू ब्रेक fat globules smaller into smaller size। ठीक है। सो हमें टेम्परेचर पूछा गया, ऑप्शन में हमारे पास है 30 to 40, 50 to 60, 60 to 70 एंड इसके बाद 90 to 100। सो स्टार्ट करें। सो 30 to 40 इट इज एक्चुअली अ वेरी लो टेम्परेचर। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से समझे तो हमें क्या करना है, ब्रेकिंग ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। और जो मिल्क फैट है, मिल्क फैट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस। बट इसके साथ साथ आपका जो मिल्क होता है उसमें एक एंजाइम होती है लाइपेज। सो व्हाइल डूइंग होमोजेनाइजेशन हमको इसको इनएक्टिव करना है।
सो इसलिए हमको स्लाइटली हायर टेम्परेचर चाहिए, बिकॉज अगर हम इस लाइपेज एंजाइम को इनएक्टिवेट नहीं करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस ट्रांसिडिटी एंड फिर हमारा जो होमोजेनाइजेशन प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं होगा एंड मिल्क क्वालिटी से अफेक्ट होगा। सो इसका आपका राइट आंसर है सी, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। 90 to 100 इज वेरी मच हायर, सो ये भी आपको याद कर लेना है। So now the membrane filtration level with smallest pore size, और pore size दी गई है हमको 0.0001 to 0.001 माइक्रोमीटर is called, ऑप्शन में माइक्रोफिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, नैनो फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं, आप सबको बेसिक प्रिंसिपल पता ही होगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस का। जो भी लिक्विड में हमारे सॉलिड डिसॉल्व होता है, हम उनको लिक्विड से अलग करने के लिए वेरियस टाइप के मीडियम्स यूज करते हैं जिनको हम फिल्टर बोलते हैं, एंड इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोला जाता है। तो इधर हमें स्मॉलेस्ट पोर साइज के बारे में पूछा गया है। सो आपको ये सीक्वेंस याद कर लेना है। फॉर द सबसे बड़े पार्टिकल्स के लिए आपका होता है माइक्रोफिल्ट्रेशन, इसके बाद इससे स्मॉल में आपका आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर आपके पार्टिकल्स इससे सॉल्व है जो आपको फिल्टर करना है तो आपका आता है नैनो फिल्ट्रेशन, और इससे भी स्मॉल है तो आपका आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, हम माइक्रो फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात भी आगे में करेंगे। सो मोस्टली रिवर्स ऑस्मोसिस और डायरेक्टली वाटर फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। वाटर फिल्ट्रेशन हो गया आपका। उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक बात करें तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। सो ये क्वेश्चन के बाद हम इन बाकी फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा माइक्रोफिल्ट्रेशन पे क्वेश्चन आ गया। माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स की रेंज के बारे में पूछा गया है। सो इसका आपका राइट आंसर है 1.125 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें माइक्रोफिल्ट्रेशन की, ये किन किन चीज़ों को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके पास आप हमारे एग्जांपल में है बैक्टीरिया, इसके बाद हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स, इसके बाद हमारे लार्ज कोलाइड्स, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए माइक्रोफिल्ट्रेशन के लिए। इसके बाद आपका जो डेब्रिस वगैरह भी है वो माइक्रोफिल्ट्रेशन में अलग हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि माइक्रोफिल्ट्रेशन किन इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो ये आपका डेयरी इंडस्ट्री में यूज होता है। और आपका जो मिल्क में वे कॉन्सेंट्रेशन होता है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, उसके लिए भी माइक्रोफिल्ट्रेशन को यूज़ किया जाता है। और अगर हम कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वेरी लो प्रेशर पे ये ऑपरेटिव होता है ये प्रोसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेफर्ड होमोजेनाइजेशन प्रेशर इज। सो पहले समझते हैं होमोजेनाइजेशन के बारे में। हमने उस एग्जांपल में बात किया था। सो इसमें हमको प्रेशर रिक्वायर्ड है टू ब्रेक, मैंने अभी बताया था, फैट ग्लोब्यूल्स।
एंड ये हम क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट क्रीम सेपरेशन and to increase the milk's stability. So ये हमारे दो उसके एप्लीकेशंस हो गए, राइट? और इसका राइट आंसर है 10 to 25 मेगा पास्कल प्रेफर्ड होमोजेनाइजेशन प्रेशर। बट इन सम रेयर केसेस हम ये थोड़ा लो पर भी कर सकते हैं या जस्ट बिट हाई, बट जो आपका एक ऑप्टिमम रेंज है वो है 10 to 25 मेगा पास्कल। इसके बाद अगर हम बात करें इस होमोजेनाइजेशन प्रेशर के होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के बाद आपका जो मिल्क आउटपुट होगा उससे क्या होगा? सो आपका एक टेक्सचर बेटर हो जाता है परफेक्ट प्रेशर होने के बाद, एंड आपका जो माउथ फील होता है फाइनल प्रोडक्ट का वो भी बेटर होता है इस प्रोसेस के बाद मिल्क का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी आ गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपके माइक्रो फिल्ट्रेशन से स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे बट वो स्टिल लार्ज होंगे नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस से। सो आपको तो पता है ये आपका माइक्रो फिल्ट्रेशन है। The last one you have already seen, it's reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस से छोटा आपका आता है नैनो फिल्ट्रेशन, एंड ये है आपका सही आंसर इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका यूज होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ सम प्रोटीन्स, वायरसेस एंड ऑल अदर्स। जो हमने माइक्रो फिल्ट्रेशन में बात किया था, बैक्टीरिया हो गया या कोलॉइड्स हो गए, इसको भी मोस्टली आपका मिल्क इंडस्ट्री में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज होता है मिल्क के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशंस बनाने के लिए, या आपका लैक्टोज रिमूव करने के लिए, वैसे लैक्टोज रिमूविंग। ये आपके दो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के। सो राइट आंसर इज बी। यस, सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद अभी आपका क्वेश्चन है ऑन नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। सो जस्ट हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में बात की, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी आपका सही आंसर है। सो अभी मेन क्वेश्चन, नैनो फिल्ट्रेशन स्पेसिफिकली किन कंपोनेंट्स के लिए या किन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है आयंस, जैसे आपका कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया। सो इनको सेपरेट करने के लिए इसके साथ साथ आपके जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर, वायरसेस and we can say certain salts. So इन सबको सेपरेट करने के लिए वाटर से हम नैनो फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। इसके बाद मोस्टली आपका जो नैनो फिल्ट्रेशन में आपके मॉलिक्यूल्स का वेट, मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोर देन 200 होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। और अगर आपका ये सेम चीज रिवर्स ऑस्मोसिस में कितना होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, में ये अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम। सो पोर साइज इन रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन रेंजेस फ्रॉम। सो इसका आंसर हमने एक पहले ही स्टार्ट के एमसीक्यू में दे दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर हम और बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस की, सो ये हमारा फाइनेस्ट फिल्ट्रेशन मेथड है।
एक्सट्रीमली स्मॉल पोर साइज होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में। जो प्रेशर रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए चाहिए वो आपका ऑलमोस्ट आता है 100 to 1000 psi। अगर हम ये सेम प्रेशर अगर हम अ, बात करें नैनो फिल्ट्रेशन के बारे में, तो नैनो फिल्ट्रेशन में भी आपका जो प्रेशर होता है वो जस्ट अराउंड 50 to 200 psi होता है, रेंज, प्रेशर रेंज, रिक्वायर्ड प्रेशर रेंज। बट इन रिवर्स ऑस्मोसिस ये आपका बढ़ के 100 to 1000 psi हो जाता है, राइट। एंड रिवर्स ऑस्मोसिस किन किन चीज़ों के लिए यूज होता है? तो सबसे पहले डिसॉल्व्ड आयंस, उसके बाद आपके जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बाद आपके मिनरल्स, बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया, इसी के साथ साथ डिसॉल्व्ड आयंस हो गए। इसके बाद मोनोवैलेंट आयंस, इसमें आपके और जो मेटल आयंस होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द सॉल्यूशन टू बी कॉन्सेंट्रेटेड और फ्रैक्शनेटेड इज कॉल्ड। सो हमें यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सो सॉल्यूशन टू बी कॉन्सेंट्रेटेड और फ्रैक्शनेटेड इज कॉल्ड, और ऑप्शन में हमारे पास फीड, फ्लक्स, मेम्ब्रेन फाउलिंग और परमिएट। सो इसमें आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो होगा ए, फीड। बिकॉज फीड किसे कहते हैं? सो फीड आपका जो इनिशियल सॉल्यूशन होता है, क्या आपका जो इनिशियल मिक्स होता है, इनिशियल सॉल्यूशन और मिक्स, सॉरी फॉर द ब्रेक। सो हम फीड के बारे में बात कर रहे थे। सो फीड आपका इनिशियल सॉल्यूशन और मिक्सचर होता है जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, और ये आपका जाता है टू द फ्रॉम द पंप टू द फिल्टर, ठीक है। और जो फिल्टर थ्रू पास होता है, सो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आपका पैसेज है, ये आपकी हो गई फीड, इनिशियल सॉल्यूशन जो आप भी दे रहे हो, ये आपका मेम्ब्रेन है। सो ये जो पर्टिकुलर आपका सॉल्यूशन है जो मेम्ब्रेन से पास हो रहा है, इसको हम बोलते हैं परमिएट। सो ये हो गया आपका परमिएट। इसके बाद जो सॉल्यूशन मेम्ब्रेन से पास हो गया है, ये है आपका एक्चुअली परमिएट। एंड जो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाया है, या जो यहीं पर है, ये आपका होता है कॉन्सेंट्रेट। एंड इधर हमें और दो टर्म्स दी गई है, फ्लक्स एंड मेम्ब्रेन फाउलिंग। सो फ्लक्स आपका होता है रेट थ्रू विच परमिएट फ्लोज थ्रू द मेम्ब्रेन। सो आपका परमिएट जिस भी रेट से फ्लो कर रहा है थ्रू द मेम्ब्रेन, ये आपका हो गया फ्लक्स। और उसके बाद है आपका मेम्ब्रेन फाउलिंग। सो आपके जो भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो ये एग्रीगेट्स होते हैं, सो ये जब भी मेम्ब्रेन थ्रू ट्रैवल करता है, सो कभी कभी ये कंप्लीटली पास नहीं हो पाते, एंड ये इन्हीं पोर्स पे एजिटेट हो जाते हैं एंड ग्रुप्स बना लेते हैं, जस्ट लाइक कि
ये आपका मेम्ब्रेन है, ये आपका सॉल्यूशन जा रहा है, बट आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एजिटेशन हो गया है एंड बड़े बड़े आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। ये एक तो आपके पोर्स के अंदर होता है या सरफेस पे होता है, सो इसको हम मेम्ब्रेन फाउलिंग बोलते हैं। So next question, which of the following membrane separation technique would be most suitable for dehydration of whey in a dairy industry? So हमारे पास ऑप्शन में है रिवर्स ऑस्मोसिस, नैनो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। सो हम देखते हैं हमें पूछा क्या गया है। सो हमें पूछा गया है डिहाइड्रेशन ऑफ वे इन डेयरी इंडस्ट्री। सो इसके लिए जो बेस्ट प्रोसेस है वो है आपका आंसर ए, रिवर्स ऑस्मोसिस, बिकॉज इसमें जो आपका पोर साइज होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा ही था, इट इज 0.2 माइक्रोमीटर। इसके बाद यह आपका वाटर और जो भी डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है उनको कंप्लीटली सेपरेट करता है, dissolved solids। सो एक आपका वन ऑफ द परफेक्ट मेथड है। ये ऑलमोस्ट 99% ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स को सेपरेट कर देता है वाटर से, एंड बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिटेन होते हैं। जस्ट लाइक वेग में आपका हो गया प्रोटीन्स, लैक्टोज या मिनरल्स, राइट। अल्सो ये जो आपका वे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है ये आपका लो टेम्परेचर में टेक प्लेस करता है, क्योंकि आपका जो ये वे है ये हीट सेंसिटिव है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेसिंग टेम्परेचर इन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एप्लीकेशंस। सो जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में इस बारे में बात किया कि आपका जो वे है वो हीट सेंसिटिव है, इसीलिए जो ये वे डिहाइड्रेशन का रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है ये लो टेम्परेचर पे होता है। बट अभी हमको पूछा गया व्हाट इज द प्रोसेसिंग टेम्परेचर इन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एप्लीकेशन। सो यहाँ पर कोई भी टेक्निक और स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो हम यहाँ पर जनरल आइडियल टेम्परेचर देखेंगे। सो आइडियली देखा जाए तो लो टेम्परेचर गुड नहीं होता फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, बिकॉज अगर आपका टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर इज हाई, तो ये आपका रिड्यूस कर देता है विस्कोसिटी, जो भी आपका सॉल्यूशन है, जो भी आपकी फीड है उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो आपका फ्लो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। सो थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर इज ऑलवेज आइडियल फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सो इसके लिए हमारा राइट आंसर आएगा 15 and 25 आर जस्ट टू लो। सो राइट आंसर इज 50 डिग्री सेल्सियस, 65 इज मोर, लिटिल मोर। अगेन 50 डिग्री में आपके कुछ और भी एप्लीकेशंस है, जैसे आपका जो माइक्रोबियल सेफ्टी है वो इंक्रीज हो जाता है, माइक्रोबियल सेफ्टी आपका इंक्रीज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर आपका जो मैंने मेम्ब्रेन फाउलिंग बताया था वो भी प्रिवेंट हो जाता है, प्रिवेंट मेम्ब्रेन फाउलिंग। बिकॉज क्या होता है जब आपका टेम्परेचर थोड़ा हाई है एंड आपका जो फ्लो है वो बेटर है, सो आपका जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द सॉल्यूट्स एंड मेम्ब्रेन वो थोड़ा
क्या कैसे रिड्यूस हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस आपका मेम्ब्रेन फॉलिंग भी प्रिवेंट हो जाएगा। So next question is device used to improve the thermal efficiency of an evaporator is called thermal compressor, dryer, pasteurization and dereter. So इसका हमारा राइट आंसर ए थर्मो कंप्रेसर। इसको हम इसका सेकंड नाम है थर्मल वेपर कंप्रेसर। इसमें आपका जो होता है हाई प्रेशर, इट यूजेस हाई प्रेशर स्टीम and what it does, it do the compression and it reuse the low pressure vapor from evaporator. So because of this ये आपका improve कर देता है thermal efficiency. Next question, evaporators in which pumps are used to force the evaporating liquid through the tubes are called horizontal tube evaporator, vertical tube evaporator, vacuum pan evaporator and force circulation evaporator. सो इसमें आपका राइट आंसर है फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। सो फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर का सिंपल प्रिंसिपल है। सो इसमें क्या होता है, जो आपका लिक्विड फ्लो होता है वो होता है थ्रू ट्यूब्स के थ्रू बहुत हाई प्रेशर पे बाय द पंप एंड इसके बाद बिकॉज ऑफ दिस देयर इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फोर्स सर्कुलेशन ऑफ लिक्विड्स, जिसकी वजह से आपके एजिटेशंस क्रिएट होते हैं एंड व्हेन द लिक्विड लीव्स द ट्यूब्स एंड एंटर द स्टीम हेड, आपका जो प्रेशर होता है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस लीड्स टू द फ्लैशिंग ऑफ सुपर हीटेड लिकर एंड आपका जो भी इवेपोरेशन प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है। सो आपको सिंपली याद रखना है फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर में which pumps are used to force the evaporating liquid through the tubes. So thank you so much. This is all for today's lecture. आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके आपको गेट लाइफ साइंस का कोर्स अभी लाइव मिल जाएगा, 50% ऑफ है, यू कैन इनरोल। इसके बाद आप CVT, PG, CFTR, FCI, फूड एनालिस्ट, FSSAI, गेट, ICAR, नेट, स्टेट FSOs, इन सब एग्जाम्स के भी आपको प्रिपरेशन मटेरियल हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे। फूड प्रोसेसिंग, फूड केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड लॉज एंड रेगुलेशंस, फूड इंजीनियरिंग, इन सब टॉपिक्स को भी हम कवर करते हैं। इन सब का लिंक एंड इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thank you so much. Subscribe to our YouTube channel.